गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस सेशन में। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सो स्टार्ट करें। ऑल वेल, सब बढ़िया। कल की क्लास में आप सभी के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया था। क्या किया था हमने स्टार्ट? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को, राइट। उसमें मैंने आपको ये पढ़ने के लिए बोला था कि ये पढ़ लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में खुद से समझाऊंगा और वो यहाँ पर अब मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, शुरुआत मैंने कर दी थी जिसमें मैंने आपको अभी तक ये बताया था कि जितने भी यहाँ पर आपके लोन्स एडवांसेस होते हैं, मैंने आपको एएनबीसी का कहा था कि आप एएनबीसी को एक प्रकार से लोन्स एडवांसेस से ही मानिए कि बैंक के जितने भी टोटल लोन्स एडवांसेस हैं या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट एक्सपोजर है आपका और बैलेंस शीट एक्सपोजर का, यानी कि जो आपकी नॉन फंड बेस्ड लिमिट है, तो फंड बेस्ड या नॉन फंड में जो यहाँ पर ज्यादा है उसका 40% यहाँ पर आपको डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक को एज अ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस के रूप में देना है। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस कौन से होते हैं? ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्रीकल्चर पोर्शन के 18% जो है, यानी कि टोटल फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड का 18% यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर सेगमेंट को देना है, जिसमें से 10% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए हो सकता है। अब ये जो 18% है, जो सेकंड कॉलम है, 18% जो है, ये 40% का 18% नहीं है, ये पूरे पूरे 100% का 18% है। यानी कि कोई भी बैंक अगर अपने सभी कस्टमर को मिलाकर 100 रुपए का लोन दे रहा है तो उसमें 18% का लोन उसका यहाँ पर होना चाहिए। किसका? उसका लोन होना चाहिए एग्रीकल्चर का लोन होना चाहिए। ठीक है, और उसका भी जो 10% है, जो टोटल 100 का 10% है, वो केवल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए होना चाहिए। माइक्रो एंटरप्राइज में ये फंडा 7.5% का है। एडवांसेस टू वीकर सेक्शन में ये फंडा 12% का है। अब यहाँ पर जब आप इसका टोटल लगाओगे 18, 12, 7.5, तो ये टोटल आपका बनेगा 37.5%, 37.5%। और टोटल हमने देना है 40%, तो बाकी 2.5% कहा जाएगा? बाकी 2.5% और भी तो है। एजुकेशन, हाउसिंग लोन है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है आपका। ठीक है, इनमें भी तो जाएगा। और ये तो माइक्रो एंटरप्राइज का 7.5 किया है। एमएसएमई, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का भी होगा। ठीक है, तो बाकी का उन्होंने इंडिविजुअल टारगेट नहीं दे रखा, लेकिन बाकी उन्होंने ओवरऑल टारगेट में डाल रखा है कि ओवरऑल टारगेट को पूरा करने के लिए आप उनको भी लोन दे सकते हो। मेजर पोर्शन इसमें एग्रीकल्चर का और वीकर सेक्शन का यहाँ पर रहता है।
इसी तरह से सेकंड पार्ट पे चलते हैं, फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस। ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस इंडिया में 20 या उससे कम है यहाँ पर आपकी, उस केस में 40% ही है यहाँ पर, सेम टू सेम हूबहू। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि 32% जो है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट के रूप में होगा, यानी कि एक्सपोर्ट जो आप करते हो उसके लिए जो फंडिंग देंगे, उसके लिए लोन देंगे वो होगा, और 8% किसी भी तरह की और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में हो सकता है। बाकी सारे इसमें नॉट एप्लीकेबल रहते हैं। इंडिविजुअल टारगेट्स में एग्रीकल्चर का है, माइक्रो का है, वीकर सेक्शन का नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है 20 तो ब्रांचेस है, 20 से कम तो ब्रांचेस है, तो उसमें भी एग्रीकल्चर कहाँ पर होगा, क्योंकि फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस अगर 20 से कम होंगे तो बड़े शहरों में ही होंगी, एग्रीकल्चर हो नहीं सकता। माइक्रो एंटरप्राइज की बात नहीं करेंगे कि इतने बड़े बैंक हैं, और वीकर सेक्शन तो बिल्कुल आप वहां पर जाके कोई पर्सन 5,000 पे 10,000 पे 50,000 का लोन थोड़ी ना मांगेगा, है ना, और देंगे भी नहीं वो लोग। अगली न्यूज, अगला है यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स में ये फंडा 75% का हो जाता है, 75% का हो जाता है 40% की बजाय, जिसमें यहाँ पर आपका मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी इन्होंने टारगेट सेट किया, जो कि 15% होना चाहिए आपका। एग्रीकल्चर इसमें भी 18% है, माइक्रो इसमें भी 7.5% है, वीकर सेक्शन इसमें बढ़ाकर 15% कर दिया गया 12 की बजाय। ठीक है, तो ये आरआरबी का यहाँ पर 75% जो पैसा है वो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस में आपका जाना चाहिए, और मिनिमम 18% यहाँ पर, और 10% जो है वो मिनिमम जो पैसा है वो एग्रीकल्चर में जाएगा। ज्यादा भी कर सकते हैं, मिनिमम है 18, 10%, 7.5% करने को हम ज्यादा भी कर सकते हैं, मना नहीं करेगा। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में वही 75% है। ठीक है, नीचे 18% एग्रीकल्चर, माइक्रो का 7.5% और वीकर का इसमें 12% है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक की डेफिनेशन बढ़ाई थी, तब उस वक्त मैंने एक पॉइंट आपके लिए छोड़ा था, और मैंने तब ये कहा था कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ये जो पॉइंट है, फिर एक दिन एक लेक्चर आएगा उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आज वो वाला पॉइंट डिस्कस यहाँ पर हो चुका है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो मैंने वहां पर स्किप किया था कि अभी हम नहीं समझेंगे, इसको बाद में तसल्ली से आराम से एक दिन समझेंगे। तो आप जब रिवीजन करोगे या पढ़ोगे स्मॉल फाइनेंस बैंक की डेफिनेशन में, उसमें ये लाइन लिखी हुई है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रूप में यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक को देना पड़ता है। तो उस टाइम मैंने स्किप किया था इस पार्ट को। आज उम्मीद करता हूँ वो चीज समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, उसमें एक और पॉइंट स्किप किया था, वो भी आज नहीं तो कल की क्लास में वो भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट फिलहाल इस पेज का ये चार्ट क्लियर है। सीईओ भी कल हमने समझा था, सीईओ भी कल ही तो बताया मैंने, कल एक्सप्लेन किया पूरा मैंने कल की क्लास में लास्ट में। चले आगे चले, चलो अब यहां पर अगला पॉइंट आता है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में यहां पर टोटल 40%, इसका भी 40% है, लेकिन ये प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 40% को इन्होंने यहां पर बढ़ाकर 75% कर दिया है। 40% को यहां पर बढ़ाकर उन्होंने 75% किया है फेज वाइज में। फेज वाइज में कैसे, 31 मार्च 2020 जो बीत चुका है 40%, 21 बीत चुका है 45, 2022 बीत चुका है 50%, 23 बीत चुका है 60% का। अब यहाँ पर यानी कि ये आज की डेट में प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 60% यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अचीव कर चुके होंगे, और अगले साल 31 मार्च 2024 तक इनको ये टारगेट 75% अचीव करना है। और इसलिए प्राइमरी अर्बन के लिए यहाँ पर माइक्रो का 7.5% का टारगेट आ जाएगा, और एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए 12% का टारगेट आ जाएगा। और ये जो यहाँ पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का टारगेट है ना, बहुत सारी जगह पर इसके संबंधित यहाँ पर स्टार लगा होगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं स्टार मिलेगा आपको, कहीं तो लगा होगा एग्रीकल्चर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का, है ना, ये लगा होगा। ठीक है, अरे यार क्या हो गया, ये लगा होगा 10% हैशटैग लगा हुआ ना। ठीक है, ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये 10% ये वाला, सो ये जो 10% लगा है, ये 10% किस तरह से अचीव करना है, ये 10% इनको इस फेज वाइज अचीव करना था।
2000 अब तक ये 9.5% अचीव कर चुके हैं और ये टोटल 2024 तक 10% अचीव इनको करना है। सेम इसी तरह वीकर सेक्शन का टारगेट भी इन्होंने ऐसे डिफाइन किया था कि धीरे धीरे अचीव करना है यहाँ पर आपका, जो कि पहले 10% से शुरुआत हुई थी, अगले साल ये 12% हो जाएगा। अभी ये 11.5 तक अचीव कर चुके हैं सभी विंग्स, ठीक है, ओके। और वीकर सेक्शन का टारगेट ये 15% ही एएनबीसी आरआरबीज के लिए, ये तो फ्लैट 15%, इसमें कुछ ऐसा ऊपर नीचे का नहीं है। ये जो टारगेट है 12% का, ये यहाँ पर बदल रहा है, ये बदल रहा है और ये बदल रहा है, यहाँ बदल रहा है और यहाँ बदल रहा है, ठीक है। और उसके फेज वाइज का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ पर दे दिया। क्लियर है, समझ गए? ओके, चलो अब आगे चलते हैं हम। आगे ये जो सेगमेंट्स हैं इनको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है चीजों को, ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर चीजें लिखी होंगी। इन सभी चीजों में मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हम बहुत ज्यादा इनको रट्टा मारने की आवश्यकता है, लाइन टू लाइन इनको पढ़ने की जरूरत है, मतलब पढ़ने की तो जरूरत है, एक बार पढ़ना तो है ही सभी को, ठीक है, लेकिन याद इसमें से क्या करना है जो एग्जाम पॉइंट से रेलेवेंट है। तो आपको मैं बता दूं, अगर एग्रीकल्चर की यहाँ पर बात करें तो एग्रीकल्चर में या किसी बात करेंगे तो वहां पर अगर आप उसको यहाँ पर उसमें कहीं पर भी पॉइंट में आपको अमाउंट दिखाई देती है, अगले आने वाले पेज में किसी भी जगह पे आपको जो अमाउंट दिखाई देती है उस पॉइंट को याद रख लेना, बाकी सारी चीजें बस रीड कर लेना, ठीक है, राइट। तो ये है 12 महीने, ये बात पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या रखा है, लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथेकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 महीने, यानी कि 12 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर मैंने नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, एनडब्ल्यूआर का फुल फॉर्म है, 75 लाख रुपए तक का पैसा दिया है 12 महीने का समय से पहले पहले, मतलब 12 महीने शॉर्ट टर्म के लिए, 12 महीने से कम समय के लिए मैंने 75 लाख रुपए दिए हैं एनडब्ल्यूआर या फिर ई एनडब्ल्यूआर के रूप में, और 50 लाख दिए हैं वेयर हाउस रिसिप्ट अदर देन एनडब्ल्यूआर इन ई एनडब्ल्यूआर के बीच में, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काउंट किया जाएगा, एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर के लिए काउंट किया जाएगा। तो ये सारी सारी चीजें इस पेज पे जो लिखी हैं, इनके लिए कोई भी किसी भी तरह का लोन दिया जा रहा है तो एग्रीकल्चर के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में वो टारगेट पूरा होगा, उसमें ये टारगेट डाला जाएगा, ये फिगर्स उसके अंदर जोड़ी जाएंगे उस टारगेट को पूरा करने के लिए, जिसमें यहाँ पर एनडब्ल्यूआर का जिक्र किया गया 75 लाख रुपए तक की 12 महीने से कम समय की। एंड उम्मीद करता हूँ वेयर हाउस रिसिप्ट का कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर होगा, मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ एक किसी क्लास में, ठीक है। सो एनडब्ल्यूआर, अगर वेयर हाउस रिसिप्ट के आगे एनडब्ल्यूआर लगा दिया, नेगोशिएबल लगा दिया, यानी कि वेयर हाउस रिसिप्ट किसी और को ट्रांसफर की जा सकती है, और जो नॉन एनडब्ल्यूआर होंगी यानी कि वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती, काम तो वो भी वही करती है जो एक एनडब्ल्यूआर करते हैं। ई एनडब्ल्यूआर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी जाती है, फिजिकल फॉर्म में देने के बजाय। तो ये पॉइंट आपका हुआ लोन अगेंस्ट दी एनडब्ल्यूआर, ई एनडब्ल्यूआर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद रख लेना इसमें। अगला पॉइंट है फार्म क्रेडिट का। फार्म क्रेडिट में इन्होंने कहा है कि ये 2 करोड़ रुपए तक की लिमिट तक का लोन यहाँ पर आपका काउंट किया जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर में। अब इसमें ये होता है, मान लीजिए मैं एनडब्ल्यूआर ई एनडब्ल्यूआर ये इसके अगेंस्ट यहाँ पर लोन जो है 90 लाख का दे देता हूँ, तो यानी कि फिर क्या होगा, पूरा का पूरा 90 लाख ही नॉन प्रायोरिटी में आएगा। ऐसा नहीं होगा 90 लाख देते हो तो 75 लाख तो प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा, 15 लाख नॉन प्रायोरिटी में आ जाएगा, तो हमारा 75 लाख तक का टारगेट हमारा कंप्लीट हो रहा है प्रायोरिटी का, नहीं ऐसा नहीं होगा। आएगा तो पूरा ही आएगा और आएगा नहीं आएगा तो पूरा ही नहीं आएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका ये भी यहाँ पर है, कुछ एक्टिविटीज के लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है, तो वो यहाँ पर आपका प्रायोरिटी में आएगा।
नीचे लिखा हुआ कौन सी एक्टिविटीज के लिए, क्रॉप लोन टू फार्मर्स विच इंक्लूड ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर के लिए, मीडियम लॉन्ग टर्म लोन एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज के लिए, लोन फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज स्प्रेइंग ग्रेडिंग वगैरह के लिए। इसके लिए यहाँ पर 2 करोड़ रुपए तक का लोन आपका दिया जाता है। कॉर्पोरेट फार्मर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज और इंडिविजुअल फार्मर, कुछ लोग मिलकर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसके बेस पर यहाँ पर अगर लोन लेते हैं तो ठीक है। और फिर नीचे है लोन अगेंस्ट 75 लाख, सेम वही पॉइंट जो पिछले में था वही यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ये स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस ऑफ फार्मर के लिए है। लोन अप टू 5 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी टू एफपीओ एंड एफपीसी अंडरटेकिंग फ्रेमिंग। ओके, सो यहाँ पर आपका इनको 5 करोड़ रुपए तक बोरोइंग दी जा सकती है एफपीओ को। यूसीबीज आर नॉट परमिटेड टू लेंड टू द कोऑपरेटिव फार्मर्स। ओके, यूसीबी जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पर ऑथराइज नहीं है जो भी फार्मर्स की कोऑपरेटिव्स है, एसोसिएशंस है, उनको लोन देने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एंसिलरी सर्विस में आते हैं तो 5 करोड़ रुपए का लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर, अगर आपको प्रोड्यूस कुछ भी परचेज करना है किसी भी एक मेंबर से तो उससे खरीदने के लिए आपको जो 5 करोड़ रुपए का लोन है। 50 करोड़ रुपए का लोन यहाँ पर आपका स्टार्टअप्स के लिए, जो भी डेफिनेशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत स्टार्टअप्स है उनको 50 करोड़ रुपए का लोन। 100 करोड़ रुपए पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। ओके, सो ये यहाँ पर आपका 100 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम से फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर ये भी दिया जाएगा। फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, आपके आसपास देखोगे तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है फूड एंड एग्री प्रोसेसिंग आपको नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल आप जो मान लीजिए कोई भी एक होता है फ्रूट, आप किसी भी रेडी वाले से लेते हो है ना, ओपन फ्रूट लेते हो, एक आप फ्रूट आता है घर में बॉक्स में पैक पूरा बढ़िया सा है ना, एक वो टोकरी में पैक किया हुआ नहीं, एक बॉक्सेस में पैक किया हुआ आता है। तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसको साफ करके उसको ग्रेडिंग करके वगैरह वगैरह एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रूट उसके अंदर डाल के चुन कर आपको वो डालती है ना। और एक वो हो गया, या फिर आपके घर पे कोई जूस की बोतल्स आ रही हैं है ना, मतलब कोई भी ऐसे आइटम जो कि किसी भी तरह के प्रोड्यूस से किसी भी तरह खाने की आइटम है तो वो आपको बनाई जा रही है, आपको प्रोवाइड किया रही, पैक जूस हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि खाने की आइटम्स होती है, उन सभी को हम फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट्स या फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, ओके। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्जिनल फार्मर्स में यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक की यहाँ पर होल्डिंग जो है, लैंड होल्डिंग, उसको मार्जिनल फार्मर कहते हैं। 1 से 2 हेक्टेयर की लैंडिंग होल्डिंग को हम स्मॉल फार्मर्स में कहते हैं। तो इनको भी अगर आप लोन दिया गया है लाइक 2 लाख रुपए का लोन इंडिविजुअल्स को यहाँ पर अलाइड एक्टिविटीज के लिए दिया गया है, उनका कोई लैंड का क्राइटेरियन है वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। लोन टू एफपीओ एफपीसी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये एसोसिएशन वाला लोन है, इनको यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग शेयर ऑफ एसएमएफ इज नॉट लेस देन 75% सब्जेक्ट टू लोन लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा यूसीबी आर नॉट परमिटेड। तो जस्ट ये 75% का क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है। ये 75% का क्राइटेरिया हम ऑलरेडी यहाँ पर एक जगह पे पढ़ा भी था है ना, 7.5 होगा या 75 होगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, अच्छा लैंड होल्डिंग शेयर, लैंड होल्डिंग उसमें 75% से कम होनी चाहिए उस केस में। अच्छा, एफपीओ अगर जो एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की फार्मर्स की, उसमें 75% जो हिस्सा है उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का होना चाहिए, तब ये कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अदर फाइनेंस एमएसएमई में अगर आ जाऊं तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ पढ़ने की, जस्ट एक बार रीड कर लेना, याद जो करना है वो पॉइंट, ये 50 करोड़ स्टार्टअप्स को दिया जाएगा, वो इसके तहत एमएसएमई के तहत इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे पढ़ लेना, कुछ खास है नहीं, रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना। जनधन योजना अकाउंट के तहत जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ऑलरेडी समझा चुका हूँ वो भी इसके तहत कवर किया जाता है। सिडबी और मुद्रा में किसी भी तरह का हमारा कोई आउटस्टैंडिंग पैसा पड़ा है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट की अगर बात करूं तो मैं फॉरेन क्रेडिट्स की बात कर रहा हूँ, फॉरेन बैंक्स की सॉरी बात कर रहा हूँ। तो फॉरेन बैंक्स जिनकी यहाँ पर ब्रांचेस हैं इंडिया में है ना, उनके लिए यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिक बैंक्स या फिर होली ओन्ड सब्सिडियरी फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक यूसीबी, इनके लिए टारगेट है आपका 2% का, केवल आपका केवल 2% का, और वो भी सैंक्शन अप टू 40 करोड़ रुपीज पर बोरोवर, यानी कि हमने 40 करोड़ रुपए तक का ही बोरोवर को जो दिया है वही पैसा 2% के लिए काउंट किया जाएगा, वही है 40 करोड़ से ऊपर दे दोगे तो 2% के लिए काउंट नहीं किया जाएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट। और फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव, ओके, सो यहाँ पर
जस्ट अ सेकेंड। ओके, फॉरेन ब्रांचेस जिनकी 20 ब्रांचेस से ज्यादा है उनके लिए भी यहाँ पर आपका 2% का फंडा दे रखा है। 2% ही आपको अपना एक्सपोर्ट क्रेडिट में देना है, लेकिन जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उनको 32% देना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था। तो ये आपका डोमेस्टिक बैंक्स के लिए, और फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है तो उनको 2% अचीव करना है और बाकियों को 32% यहाँ पर अचीव करना है। अगला है एजुकेशन लोन के बारे में। एजुकेशन लोन के बारे में लिखा है कि कोई भी एजुकेशन लोन 20 लाख से ज्यादा जो है, 20 लाख से कम का जो एजुकेशन लोन है, वेदर इट्स अब्रोड में दिया गया है, विदेश में पढ़ने के लिए, इंडिया में पढ़ने के लिए, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है 20 लाख से ऊपर एजुकेशन लोन नहीं दिया जा सकता, उसके ऊपर एजुकेशन लोन जितनी मर्जी अमाउंट का दिया जाता है, बट 20 लाख रुपए तक एजुकेशन लोन प्रायोरिटी सेक्टर में ही काउंट किया जाएगा। सेम इसी तरह से हाउसिंग लोन का कंसेप्ट है। हाउसिंग लोन में भी यही होता है, लोन टू इंडिविजुअल अप टू 35 लाख इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। यहाँ पर अगर मेट्रो सिटी जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है यहाँ पर आपका, तो 35 लाख रुपए तक का यहाँ पर हाउसिंग लोन जो है, और 25 लाख रुपए का तो लोन अदर सेंटर्स में यहाँ पर आपका क्या किया जाएगा, वो यहाँ पर आपका लोन के रूप में यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। ठीक है, उनको अगर, तो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। और इनके लिए 35 लाख और 25 लाख के लिए एक और कंडीशन है कि आप 35 और 25 लाख का लोन तो दे दोगे, लेकिन जो 35 लाख रुपए लोन दिया उसके लिए आपका जो घर बनाने का खर्चा है, घर परचेज कॉस्ट है जो है आपकी, वो 45 लाख रुपए से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, और दूसरे केस में 30 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये कंसेप्ट नहीं समझ आया, एक बार फिर से बताता हूँ कि देखो, मैंने कोई घर परचेज करने के लिए लोन लिया, उस घर की वैल्यू यहाँ पर 50 लाख रुपए है। ठीक है, उस घर की वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपए है। मैंने घर परचेज करने के लिए लोन लिया, उस घर के 50 लाख के बदले में मैं उनसे यहाँ पर 30 लाख रुपए लोन ले रहा हूँ, 20 लाख मैं अपनी जेब से खुद से लगा रहा हूँ। तो जो 30 लाख लोन ले रहा हूँ, तो 35 लाख के अकॉर्डिंग तो वो क्राइटेरिया में फॉल करता है कि 35 लाख से कम होना चाहिए, वेरी गुड। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी कॉस्ट जो है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में वो कॉस्ट 45 लाख से ज्यादा थी, 50 लाख थी, तो ऐसा लोन प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं काउंट किया जाएगा। हाँ, 35 लाख तक मैक्सिमम आप दीजिए, और उससे 45 लाख से नीचे अगर आपका अमाउंट है तो यहाँ पर आप कोस्टिंग जो है वो आपका दीजिएगा, और तब आपका प्रायोरिटी सेक्टर में होगा। सेम इसी तरह की कंडीशन बाकी सेंटर्स में 25 लाख और 30 लाख की कंडीशन के साथ अवेलेबल है। हाउसिंग लोन टू बैंक ओन एम्प्लॉइज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। ओके, सो यहाँ पर आपका हाउसिंग लोन जो बैंक के खुद के एम्प्लॉइज को दिया जाता है वो इसमें काउंट नहीं किया जाता। और इसके अलावा जो यहाँ पर बहुत बार हाउसिंग लोन जो होते हैं एनएचबी, हुडको वगैरह, इनके भी यहाँ पर होते हैं, तो ये भी अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है यूसीबीज के द्वारा, इन बोर्ड्स इश्यूड बाय एनएचबी, हुडको, जो कि बेसिकली हाउसिंग पर्पज से ही होते हैं, उनके कंपनीज में इन्वेस्ट करना वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होता प्रायोरिटी सेक्टर में लाना। ठीक है, लोन अप टू 10 लाख इन मेट्रो सिटीज एंड 6 लाख इन अदर सिटीज फॉर रिपेयर्स। अब रिपेयर्स के लिए हम लोन देते हैं, रिपेयर रेनोवेशन, घर को बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए, तो 10 लाख और 6 लाख का लोन अप टू दिस अमाउंट प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। इसके अलावा बैंक लोन टू एनी गवर्नमेंटल एजेंसी को हम लोन देते हैं किसी भी तरह की स्लम क्लियरेंस के लिए, कोई और यूनिट्स बनाना, घर वगैरह बनाने के लिए, तो उनको यहाँ पर लोन दिया जाता है। 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का घर नहीं है, उससे कम घर है तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर में। बैंक लोन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट एटलीस्ट 50% टू एफएआर एफएसआई फॉर ड्वेलिंग यूनिट विद कारपेट एरिया ऑफ नॉट 60 स्क्वायर मीटर। ये यहाँ पर आपका रिलेटेड है कि एरिया वाइज कितना होना चाहिए, एरिया कितना इसका होना चाहिए, तो एरिया यहाँ पर आपका 60 स्क्वायर मीटर से यहाँ पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इसमें इतना ही याद रख लो। ठीक है, बैंक लोन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज 20 लाख रुपए तक का, अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को अगर आप लोन देते हो ताकि वो आगे फर्दर लोन दे सके, तो 20 लाख रुपए का लोन जो है वो यहाँ पर आपका इसमें माना जाएगा। ठीक है, 20 लाख रुपए का लोन। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विद एनएचबी ऑन शॉर्टफॉल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। ओके, सो जो भी एनएचबी में हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो भी इसमें यहाँ पर आपका यहाँ पर अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो इन दैट केस यहाँ पर काउंट किया जाता है, नहीं तो नॉर्मली नहीं काउंट किया जाता। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया 5 करोड़ रुपए तक का लोन, स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, इन सब के लिए यहाँ पर खर्च करना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपका लोन अप टू
10 करोड़ रुपए पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए खर्च करना। बैंक लोन अगर आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, आगे वो फर्दर इंडिविजुअल्स को लैंड कर सके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लैंडिंग कर सके, तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा। ये लोन एप्लीकेबल नहीं होता आरआरबी, यूसीबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, ये वाला पॉइंट। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 10 लाख रुपए पर बोरोवर अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड को दिया जाता है, घर पे कोई सोलर प्लांट लगाना है, किसी भी तरह की उसको यहाँ पर तकनीकी चीज चाहिए, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी है, तो 10 लाख रुपए का हाउस होल्ड के लिए। और वैसे 30 करोड़ रुपए तक का बोरोवर, बड़े बोरोवर जो है, जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, जो इस चीज को बना रहे हैं, सोलर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, फैक्ट्रीज है वगैरह वगैरह। अदर्स की बात करें तो यहाँ पर लोन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बोरोवर प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द बैंक्स टू इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ दिस, provided the individual borrower household annual income in rural area does not exceed 1 lakh rupees, and for non-rural area does not exceed 1.60 lakh rupees, and loan not exceeding 2 lakh provided directly by the banks to self-help group, joint lending group for activities other than agriculture और एमएसएमईज। ओके, सो यहाँ पर आपका लोन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज पर बोरोवर, यहाँ पर इस केस में सेल्फ हेल्प ग्रुप के केस में ये अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने इनकम वाइज दे दिया है। इसमें इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन, यानी कि जिसको पहले लोन दे चुके हैं हम और वो लोन डूब चुका है, और कई बार ऐसा होता है कि उसको हम फर्दर भी लैंडिंग कर सकते हैं, ताकि कुछ कंडीशंस अगर वो पूरी करता है तो उसको फर्दर लैंडिंग दी जा सकती है, ताकि पिछला जो लोन है उसको यहाँ पर बचाया जा सके। तो उसका ऐसा लोन को भी 1 लाख रुपए तक का प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट किया जाता है। लोन अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स एज पर द डेफिनेशन, वो भी यहाँ पर इसी क्राइटेरिया में यहाँ पर फॉल होता है। ठीक है, ये वीकर सेक्शंस लिखे हैं। आखिरकार वीकर सेक्शन हम किनको कहते हैं, तो ये वीकर सेक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है सारी सारी, ये आप आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब तक तो आपने मुझसे काफी कुछ सीख लिया, काफी कुछ पढ़ लिया। काफी सुबह सुबह आपको वैसे लेक्चर कराना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये लेक्चर कराने के बाद सबसे ज्यादा नींद आती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये इकलौता ऐसा लेक्चर है मेरे पूरे पूरे कोर्स में जिसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, और उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर आपके, मतलब ये स्पेसिफिक अमाउंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अमाउंट वाले लाइन पे ज्यादा ध्यान रखो, और मैं अमाउंट वाली लाइन को ही पढ़ने लग जाता हूँ तो पूरा पूरा पेज ही पढ़ जाता है ना। तो ये अमाउंट अमाउंट पूछी गई है, पहले ही पूछी गई, लाइक हाउसिंग लोन की पूछ लेते हैं ये वाली अमाउंट, है ना, और एजुकेशन का पूछ लिया, किस कुछ भी ऐसा इन्होंने ये वाली अमाउंट तो 10 लाख यहाँ वाली पूछ ली रिन्यूएबल एनर्जी की। तो ये यहाँ पर आपका इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ लीजिएगा। राइट, ओके। हाँ, अमाउंट पे फोकस करना है, जहां जहां अमाउंट है बस उसी को याद करना है, बाकी लाइनें आप याद मत करना, लेकिन पढ़ जरूर लेना। ठीक है, ओके। सर क्वेश्चन कैसे आएगा भाई? अभी अभी जस्ट मैंने 1 मिनट पहले यही तो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा, यही तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा, और क्या बोला मैंने? इतनी भी नींद में ना करो यार, जो चीज मैंने अभी बोल ही रहा हूँ उसी में तुम पूछ रहे हो क्वेश्चन कैसे आएगा। इतनी गजब नींद आ रही है भाई तुम्हें। ठीक है, आगे चले। अब बात आती है कि आ, क्या बात आती है, अब आती है कि भाई साहब ये बात बताओ कि हाँ जी, ये पीडीएफ अकेडमी पे ही मिलेगा, वहां पर रिकॉर्डिंग के अलावा। अब बात ऐसी आती है कि अगर आपकी नौकरी नहीं लगी, फॉर एग्जाम्पल, है ना,
अगला क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा कि अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है तो आपकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है ना। और है ना, क्या कर सकते हैं इस पे, क्या कहते हो? गंभीर मुद्दे पे संसद में सत्र बिठा दे, नई पार्लियामेंट में लोकसभा में मुद्दा उठा दें ये वाला। बॉयज की सर, गर्ल्स की तो हो जाएगी, ये ठीक है यार वैसे ना, ये बात तो है, ये बात तो ठीक है। मैंने ये बात ना पिछली क्लास में एक बार बताई थी, मतलब तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं वैसे फेसबुक ज्यादा चलाता नहीं हूँ, मतलब बहुत रेयरेस्ट कभी कभार खोल लेता हूँ, क्योंकि उसमें हाँ क्या होता है कि ठीक है आजकल थोड़ा वो इंस्टा का ज्यादा ट्रेंड है तो वो चला लेते हैं, लेकिन फेसबुक नहीं चलाते। उस पे जो भी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट पता ही नहीं पड़ी है नहीं पड़ी, जो पुराने पुराने, अब पुराने जो पहले के जमाने होते तो फेसबुक चलाते थे, है ना। तो आज से 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो फेसबुक के बहुत पुराने पुराने स्टूडेंट्स जो है ना, आज से मतलब कि 5-5 साल पुराने स्टूडेंट, 4-4 साल पुराने स्टूडेंट्स वो जुड़े हुए हैं। तो जब भी फेसबुक खोलता हूँ ना, तो रोज ही एक पोस्ट मुझे, मतलब जब मैं खोलूंगा ना फेसबुक तीसरे दिन, वैसे कम से कम 5-6 पोस्ट ऐसी दिखती है मुझे, उसकी शादी, उसकी शादी, उसकी उसके साथ शादी, गेटिंग मैरिड टू, इन रिलेशनशिप, गोइंग टू हनीमून, है ना। फेसबुक मुझे ऐसी पोस्ट ही दिखती है आजकल, है ना। बढ़िया, चलो या तो बैंकर बन के पोस्ट डाल रहे हैं वो पोस्ट, है ना, नहीं तो वैसे नहीं बैंकर बने तभी पोस्ट डाल रहे हैं, तो चलो हुआ नहीं हुआ लेकिन शादी तो होगी ना, है ना। फाइनली आई गॉट माई ड्रीम बॉय, है ना, इस तरह की पोस्ट आती है। फिर जाकर देखो बैंकर तो बने नहीं होते, लेकिन चलो कोई मालदीव घूम रहा है, मैंने कहा ये ठीक है यार, चलो बढ़िया यार घूमो, हम नहीं गए यार आज तक। अरे निब्बा निब्बी नहीं होते, शादी होती है प्रॉपर, है ना। कोई बात नहीं, तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम भी जाओगे। नौकरी लगी नहीं लगी अलग बात है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जाओगे जरूर, है ना। लो देखो, तुम्हें बोला ना अभी मैंने फेसबुक खोला, ठीक है, पहली तो पोस्ट आई है यूर स्टोरीज फ्रॉम 3 years ago, ऐसे करके वो आती है ना, पुरानी स्टोरी को शेयर कर दोबारा से। दूसरी स्टोरी बताए, दूसरी स्टोरी आ गई, दूसरी स्टोरी में दोनों खड़े हैं, ठीक है, और लिखा है डैश रिंग सेरेमनी विद डैश। मैंने कहा ना मुझे यही दिखती है, यही दिख रही है। एक ना सबसे ऊपर प्रपोज ये दिखती है, देखो एक और नीचे स्टोरी दिख रही है प्रीशियस मोमेंट्स, उसमें कम से कम बंदे ने 10 10 वीडियो डाल रखी हैं, और वो टिक्का टुक्का लगा रहा है कि इधर लड़का बैठा है, इधर लड़की बैठी है, इधर परिवार वाले सारे बैठे हैं, है ना। मुझे लगता है फेसबुक ना होगी मेरी तो आजकल ये चल रहा है मेरा तो। कोई घूमने की वीडियो डाल रहा है, कोई फोटो डाल रहा है, क्योंकि 3-4 साल पुराने बच्चे लग लग गए नौकरी वगैरह, है ना। क्योंकि उसमें नए तो जुड़े नहीं, है ना, जो है वही पुराने वाले हैं, नए तो मैंने खोले ही नहीं, नए जो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की नहीं, बहुत सारी हैं, है ना। तो इसलिए वो पुराने पुराने ही दिखाई दे रहे हैं, नई का दिखता ही कुछ। चलो
अब नींद उड़ चुकी है तो थोड़ा आगे बढ़े। चलो आगे आगे चलते हैं यहाँ पर आपका कि अगर इन केस ये टारगेट अचीव नहीं होता है, तो इन केस ये वाले जो टारगेट मैंने बोले हैं ये अचीव नहीं होते हैं, तो देन व्हाट से यहाँ पर एक आगे फंड आता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अगर ये टारगेट अचीव नहीं होते हैं तो जो पैसा है आपका, जो शॉर्टफॉल अमाउंट है, यानी कि मान लीजिए टारगेट 35% अचीव है, 5% नहीं हुआ है, ठीक है, 35% तक ही हुआ है, 5% अभी बचा है, तो वो 5% जो शॉर्टफॉल है वो बैंक को अलग से पैसा निकालना पड़ेगा और उसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को, RIDF को, जो कि मैनेज किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। और इसके अलावा और भी अगर कोई फंड है जो कि नाबार्ड, NHB, सिडबी या मुद्रा के द्वारा मैनेज किया जाता है, उनमें भी यहाँ पर ये पैसा डाला जा सकता है। ये पैसे का कोई ब्याज नहीं मिलता और ये पैसा कभी वापस नहीं मिलता। ये पैसा आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए ही लगा दिया जाता है, ठीक है। ये होता है शॉर्टफॉल का। एक और कंसेप्ट होता है शॉर्टफॉल का जिसको हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट्स यहाँ पर थोड़े से एक अपडेटेड कंसेप्ट है, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट आपका बैंक्स के लिए काफी ठीक रहता है। अगर आपका कोई शॉर्टफॉल रहता है तो आप क्या करते हो, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स जिनका यहाँ पर एक्सेस में रहा है, मान लीजिए मेरा 35% अचीव हुआ था, किसी का 45% अचीव हुआ है, तो क्या करेंगे, वो 45% वाले जो 5% उनका एक्सेस है, उसके इक्वलेंट मैं उनसे क्या करूंगा, उनको पैसा दे दूंगा और 5% के सर्टिफिकेट्स यहां पर ले लूंगा, जो कि कहलाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। उनसे मैं 5% का सर्टिफिकेट ले लूंगा, उनको पैसा दे दूंगा, ठीक है, उसके बदले में। अब पैसा देने का मतलब ये नहीं है कि उस बैंक में लोन्स जो है 5% के वो ट्रांसफर हो गए हैं, लोन्स नहीं खरीदे गए कि उनके लोन सारे सारे मैंने खरीद लिए, मेरे पास आ गए, नहीं। जस्ट 5% अमाउंट दी है और उनको यहाँ पर पैसा पहुंच जाएगा और वो मुझे उसके बदले में PSLC दे देंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। मेरे पास PSLC पड़े हैं। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे अगर मेरा कोई एक्सेस होता है, मान लीजिए मुझे 41% एक्सेस हुआ, तो मेरा 1% एक्सेस है, ठीक है, तो किसी और को चाहिए मुझसे, तो मैं 1% अपने 5% में से दे दूंगा, मेरे पास पड़े हैं 5% के PSLC। इस तरह से अगले साल अगर मुझे 2% है, 2% निकाल दूंगा, 5% है और एक्सेस होता है तो मैं और पैसा निकाल दूंगा, PSLC निकाल दूंगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि PSLC एक ऐसी चीज है जो बार बार घूमती रहेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहेगी, और ये रोटेशन के साथ साथ जो भी यहाँ पर शॉर्टफॉल है वो यहाँ पर एक दूसरे बैंक के साथ इन्वॉल्व होके हम शॉर्टफॉल को पूरा करते रहेंगे, और पैसा हमारा कहीं एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाएगा लाइक दी RIDF में। हाँ, एक बार तो पैसा जाएगा किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में चला जाएगा, वो थोड़ा दिन का हमें उसमें नुकसान हो सकता है, ब्याज का वगैरह वगैरह, हमें एसेट और लाइबिलिटी को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है उसमें, लेकिन एटलीस्ट बाद में पैसा आपके पास आ जाएगा। ये सारे के सारे जो ट्रेडिंग होती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, किसको चाहिए, कैसे चाहिए, ये RBI के ई-कुबेर पोर्टल है, CBS वाला, उसके थ्रू यहाँ पर कंडक्ट की जाती है। इसमें सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, RRB, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सारे के सारे जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट को अचीव करने के लिए बने हैं, उन सारे के सारे को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये हुआ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो चैप्टर है मेरी तरफ से कंप्लीट एकदम, ठीक है। उम्मीद करता हूं इसमें आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर एकदम तरीके से समझ में आ गई होंगी, इसमें कहीं कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आज का हमारा अगला टॉपिक जो है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। पहले हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क को समझेंगे, फिर हम बेसल नॉर्म्स को समझेंगे। बेसल नॉर्म्स कल समझेंगे, है ना, एंड आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क जो है वो कर लेते हैं। PSLC में फॉरेन बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ उनके बारे में कुछ भी। तो यहां पर आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क में क्या आता है, मतलब क्या मतलब सर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, देखो बैंकिंग है या फिर आपकी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है, किसी भी जिंदगी के में बहुत सारे रिस्क हैं,
ऑब्वियस है ना। चलते चलते हम गिर जाएं, चलते चलते चोट लग जाए, कुछ भी हो सकता है। रिस्क है तो है, क्या कर सकते हैं, रिस्क तो है, आगे जिंदगी है, सब कुछ है, रिस्क जरूर रहेगा ही रहेगा किसी ना किसी चीज का। चाहे अभी क्लास है, क्लास चलते चलते रुक जाए, ये भी एक तरह का रिस्क है ना। क्लास चलते चलते पीडीएफ अपलोड ना हो, वो भी एक तरह का रिस्क है, राइट। बाहर बारिश आ जाए, लाइट चली जाए, दैट इज ऑल्सो रिस्क, मैं क्लास ही ना ले पाऊँ, मेरी तबीयत अभी खराब हो जाए, मेरा गला बैठ जाए, दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्क। अब ये तो रिस्क ऑफ इन दी लाइफ हुआ, है ना। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग के रिस्क को। बैंकिंग सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जिसमें यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, जिसमें यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है, पैसा, और छोटा मोटा पैसा नहीं, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। और जब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होती है ना, बहुत बड़ी अमाउंट की मनी इन्वॉल्व होती है ना, तब यहाँ पर आपका रिस्क भी उतना बड़ा हो जाता है, रिस्क भी उतना बढ़ जाता है, राइट। और इसी चीज के लिए इन रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उनको एलिमिनेट करना, उनका एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। आइडेंटिफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उनको यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आप इसको नहीं करोगे अपनी बैंकिंग सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं आपका बैंक जो है पीछे रह जाएगा और बैंक यहाँ पर डूबने की कगार पर आ जाएगा। तो उसी तरह के कुछ रिस्क के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिस्क जो बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलता है वो है कि बैंक ने पैसा तो दे दिया लोन के फॉर्म में, बट पैसा वापस नहीं आया। ये भी तो रिस्क है, पैसा दे दिया और पैसा वापस नहीं आया, रिस्क है। इस तरह के रिस्क को कहा जाता है क्रेडिट रिस्क। जो लोन देते हैं, लोन का पैसा वापस नहीं आया, उसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क, ठीक है। क्रेडिट रिस्क में यहाँ पर आपका दो तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क होगा कि पैसा वापस नहीं आया, ठीक है। दूसरा होता है कंसंट्रेशन रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क क्या होता है कि मैं एज अ बैंकर, एज अ बैंक मैं लोन देता हूं किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को। मान लीजिए मेरी लोन देने की क्षमता यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए है, मैं 1,000 में से 800 करोड़ रुपए किसी एक व्यक्ति विशेष को या फिर किसी भी एक यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्टर को यहाँ पर मैं लोन दे देता हूँ। स्टील को दे दिया, आयरन को दे दिया, अंबानी जी को दे दिया, पर्टिकुलर कुछ भी व्यक्ति विशेष को या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर ज्यादातर मैं अपने पूरे पूरे लोन पोर्टफोलियो को दे देता हूँ, ठीक है। तो दैट इज द कंसंट्रेशन रिस्क, है ना, कि आप एक जगह पे सारी चीजें अपनी मत इस्तेमाल कीजिए, यानी डोंट पुट होल एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। तो पहला है इसमें डिफॉल्ट रिस्क, दूसरा है कंसंट्रेशन रिस्क, ठीक है, क्रेडिट रिस्क का पार्ट है। अगला रिस्क चलते हैं, रिस्क नंबर 2, और वो रहता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, अब बैंक्स में जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, बैंक्स में जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन से संबंधित या डिपॉजिट से संबंधित, वो काफी चेंजेस आते रहते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया भी था रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस वगैरह के बारे में, जो फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंजेस हमने पढ़े हुए थे, डिस्कस भी किए थे कि आरबीआई के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम चलता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर आरबीआई के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बदलते रहते हैं उनके हिसाब से, उनकी पॉलिसी रेट्स के हिसाब से, तो ऑब्वियस है ये हमारे हाथ में नहीं है। और जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस पर भी रिस्क है। और बैंक यहाँ पर खासकर जो कमाई करते हैं इंटरेस्ट रेट से करते हैं, तो ऑब्वियस है बैंक को ये टेंशन हो सकती है कहीं मेरा जो लोन की जो मेरा डिपॉजिट है वो यहाँ पर मेरा बढ़ जाए, लेकिन मेरे लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़े, तो ऑब्वियस है जो मेरा मार्जिन है वो कम हो जाएगा और देयर इज अ रिस्क ऑफ द इंटरेस्ट रेट। ओके, उसको हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कहेंगे कि जो फ्लक्चुएशन है वो काफी कम होनी चाहिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स में। अगला आता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क आपका संबंधित है आपका इन्वेस्टमेंट से। आपको जब क्लासेस मैंने शुरू की थी तब मैंने आपको बैंकिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी और आपको समझाया था कि बैंक इज नॉट ओनली द गिविंग द लोन्स, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड गिविंग द लोन्स, बट वहां पर हमने ये भी पढ़ा था गिविंग लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। लोन तो देते ही देते हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट भी हम करते हैं, हमने ये पढ़ा था। तो बैंक जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट करता है वो आपकी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें बैंक इन्वेस्टमेंट करता है। और जब यहाँ पर इस तरह की चीजें आ जाती है इन्वेस्टमेंट की, तो ऑब्वियस है उसमें उसकी फ्लक्चुएशन होना स्वाभाविक है। बहुत सारे प्राइसेस जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाते हैं
और ये जो अमाउंट हम देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो करोड़ों में होती है, छोटे मोटे अमाउंट नहीं खेलते कि चल 1000 में 1000 के शेयर ये खरीद लिए, 2000 के शेयर नहीं, करोड़ों में अमाउंट होती है। और ये अमाउंट यहाँ पर आप जैसे मेरे जैसे बैंक एम्प्लॉइज जो वेल क्वालिफाइड होते हैं इस डिपार्टमेंट को संभालने में, इस डिपार्टमेंट में बैठने में, ट्रेजरी डिपार्टमेंट कहते हैं, ट्रेजरी मैनेजमेंट इसको कहते हैं, तो उसमें आपको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन उसके लिए आप वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी आपको अपॉइंट किया जाए, तभी आपको बैंक की जो है ये जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। आपको तो इतना पैसा दे दिया जाता है और आप उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट करके बैंक को अर्निंग करके दीजिए। तो दैट इज दी। अब ये जो यहाँ पर ये सारी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ रिस्क व्हिच इज नोन एज दी मार्केट रिस्क। अगला आता है यहाँ पर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आपका किससे संबंधित है? ये है कि बैंक के पास बहुत बार यहाँ पर क्या होता है, बहुत बार बैंक के पास करेंसी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई भी करेंसी है, आपका फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच है, ठीक है, अब आप करेंसी ऑब्वियस उपलब्ध कराते हो, है ना। अब करेंसी या तो अवेलेबल नहीं है, या फिर करेंसी अवेलेबल है उसके प्राइसेस डेली फ्लक्चुएट होते हैं, तो वो सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में आता है। और ना ही यहाँ पर आपका, ना ही आपका क्या है, ना ही केवल फॉरेन एक्सचेंज आप रखते हो वो रिस्क में आता है, जबकि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन एक्सचेंज में कर रहे हो, तो उस पे भी करेंसी एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, बार बार होते हैं, तो वो भी एक प्रकार का फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में ही कवर किया जाता है। आप किसी का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी को आपने यहाँ पर कहीं और विदेश में आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो वो जहां पर भी आप डिपॉजिट करोगे, जहां पर भी पैसा दूसरी करेंसी वहां पास पड़ा है, उस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व है। ऑपरेशनल रिस्क नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट ऑपरेशनल रिस्क जो है उससे क्या समझते हो? ऑपरेशनल रिस्क होता है डेली रूटीन से कोई चीज जुड़ी हुई है, कोई चीज आपकी रूटीन ऑपरेशन से जुड़ी हुई है, उसको हम यहाँ पर ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं, अगर उसमें रिस्क होता है। अब रूटीन से जुड़ी मतलब क्या है? रूटीन से जुड़ा बैंक से संबंधित आपका क्या काम होगा कि बैंक में आप काम कर रहे हैं, चलते चलते यहाँ पर आपकी क्या होगी, चलते चलते यहाँ पर आपकी कंप्यूटर बंद हो गया, आपका सर्वर डाउन हो गया, है ना। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे मीम्स तो बन जाते हैं कि सर्वर डाउन है जी, बाद में आना, कल आना, है ना। तो इस तरह से वो सर्वर डाउन होना, और इसके अलावा और भी ऑपरेशन से जुड़ी, लाइक द एम्प्लॉय जो है वो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो भी बैंक पॉलिसी यहाँ पर बनाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बैंक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एम्प्लॉइज जो है रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी सारी आपकी ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट आता है। ठीक है, ओके। लाइक अगर अगर बिजली फेल हो जाती है, मैं अभी क्लास लेना बंद कर देता हूँ, है ना, मुझे लग रहा है जैसे कमेंट्स बहुत ज्यादा फालतू आ रहे हैं, तो मैं मेरे गुस्से में आगे मैंने क्लास बंद कर दी, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, तो वो भी ऑपरेशनल रिस्क है। या फिर मैं कुछ भी ऐसा वाकई में जेन्युइनली लाइट चली गई, क्लास बंद होगी, है ना, तो वो भी यहाँ पर ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट बन जाता है। राइट, ओके। अगला अगला पॉइंट है यहाँ पर, या फिर कोई एक एम्प्लॉय फ्रॉड कर ले, जैसे नीरव मोदी के केस में एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे, तो वो ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क होता है यहाँ पर आपका तरलता, यानी कि जो आपकी यहाँ पर आ, पैसा है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपने पैसा डाल दिया, किसी भी जगह पे आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो कितनी जल्दी वो चेंज हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है कैश में, कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकता है कैश में। किसी को यहाँ पर उसने डिमांड की, मान लीजिए मैंने मैंने यहाँ पर मेरे पास 100 रुपए का डिपॉजिट आया, उससे मैंने 50 रुपए इन्वेस्टमेंट में डाल दिए, 50 रुपए लोन में डाल दिए। ठीक है, अब लोन में जो डाले वो पैसा वापस आ ही नहीं रहा, वो पैसा डूब गया। अब जो 50 रुपए इन्वेस्टमेंट में डाले, वो इन्वेस्टमेंट मेरी अटक गई कहीं पर, वो पैसा मेरे पास आ ही नहीं रहा है, वो पैसा मुझे 2-3 महीने बाद मिलेगा। लेकिन अभी तो कस्टमर मेरे पास पैसा लेने आ गए ना, तो कस्टमर को मुझे पैसा चुकाना पड़ेगा, दैट इज रिपेबल ऑन डिमांड। तो क्या करूंगा? तो दैट इज अ लिक्विडिटी रिस्क। और इंडिया में जितने बैंक पिछले दिनों में आप होते देख रहे होंगे ना, कि बैंक फेल हुआ, बैंक फेल हुआ है, और अकेला इंडिया का नहीं, सिलिकॉन वैली बैंक जो फेल हुआ था, वो सारे के सारे यहाँ पर आपके केस यहाँ पर किस चीज का था? लिक्विडिटी रिस्क का केस था, कि उनके पास वैसे पैसा था, उनके पास जितने बैंक होते हैं उनके पास पैसा होता है, लेकिन उस टाइम प्रेजेंटली उस वक्त उनके पास पैसा देने के लिए नहीं होता। ठीक है,
सिलिकॉन वैली बैंक में भी उनके बॉन्ड्स पड़े हैं, बड़े लंबे लंबे समय के लिए बॉन्ड्स पड़े हैं, लंबे समय के बॉन्ड्स पड़े, अभी जो पैसा लेने आ रहे हैं लोग उनको पैसा देने में अब नाकाम हो रहे हैं। ठीक है, ओके। ये लिक्विडिटी रिस्क हुआ। अगला स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क होता है कि इन केस अगर कोई आप इन केस कोई बैंक यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाता है, पॉलिसी बनाता है कि ये इस तरह से काम करना है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, फेल हो जाती है। अगला आता है कंटीजेंट रिस्क। कंटीजेंट रिस्क में ये होता है कि जो भी यहाँ पर ओ बैलेंस शीट आइटम्स है, कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट रिस्क, ऐसी कोई आइटम, ऐसी कोई चीज जो कि ओ बैलेंस शीट लिखी जाती है, फुट नोट में लिखी जाती है, उसको हम यहाँ पर कंटीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं, और उसी से जुड़ा हुआ जो रिस्क है वो यहाँ पर कंटीजेंट रिस्क कहलाता है। उसी से जुड़ा हुआ जो रिस्क है वो कंटीजेंट रिस्क कहलाता है यहाँ पर आपका, और इसी को हम यहाँ पर कंटीजेंट रिस्क ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट रिस्क कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ टाइप ऑफ रिस्क यहाँ पर बताए कि बैंक में ये सारे रिस्क होते हैं। ठीक है, और स्लाइड्स, यार मैं इतनी देर से स्लाइड बोल रहा हूँ, मैं स्लाइड दिखाई नहीं रहा था, स्लाइड आएंगी यहाँ से। ठीक है, जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी के सारे एक एक शब्द यहाँ पर लाइन टू लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप आराम से तसल्ली से बाद में पढ़ लीजिएगा, रिवीजन के टाइम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा, रिस्क वाला। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो जी, आज की कक्षा में हम यही टॉपिक समझेंगे। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अपने आप में काफी हैवी टॉपिक है आपके पढ़ने के लिए, उसको पढ़ने में आपको काफी समय लग जाएगा, और इनकेस कोई क्वेरी है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आप इस सेशन से जा सकते हो। करंट अफेयर्स की क्लास हम एज यूजुअल 10:30 ही करेंगे। ठीक है, जो मैं समझाता हूँ उसको याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। रेपुटेशन रिस्क भी होता है, बिल्कुल होता है, और मोटा मोटी ऐसे बड़े सारे रिस्क निकल जाएंगे, मोटा मोटी हम इन्हीं रिस्क को पढ़ते हैं, है ना। फिर क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन में अगर इस टॉपिक की बात करो तो क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि ये किस टाइप का रिस्क है। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि इंटरनल एक्सटर्नल फ्रॉड, वर्क प्लेस सेफ्टी सिस्टम फेलियर से जुड़े हुए रिस्क को क्या कहते हैं, ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन दे देंगे और टाइप ऑफ, और आपसे रिस्क पूछेंगे। ठीक है, चले। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मुलाकात करते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में आपका, एंड चलिए बाय बाय। बाकी करंट अफेयर्स की क्लास तो 10:30 करेंगे।